डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर सेकेंड लेसन को देख रहे थे। डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, अंडरस्टैंडिंग डिजास्टर मिटिगेशन। इसको मैंने स्पेस कम होने के कारण शॉर्ट में लिखा हुआ है, डिजास्टर मिटिगेशन, आपदा न्यूनीकरण को समझना। आज हम डिस्कस करते हैं विकास पर खतरों का प्रभाव, कि वास्तव में विकास पर खतरों का प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर होगा विकास पर खतरों का प्रभाव पड़ता है। अब ये प्रभाव कैसा पड़ता है, सकारात्मक पड़ता है, नकारात्मक पड़ता है? तो विकास पर खतरों का जो प्रभाव होता है वो नकारात्मक होता है। इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर ऑन डेवलपमेंट, ये हमेशा जो है नेगेटिव होता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारे पास व्यक्तिगत रूप से या सरकार की हम बात करें, जो भी निधि होती है वो विकास कार्यों पर खर्च करने के लिए जो एक प्लान होता है, फ्यूचर प्लान। तो खतरा या आपदा आने पर हमें जो है उस खतरा या आपदा से निपटने के लिए उस निधि को खर्च करना होता है और वो विकास कार्य रुक जाता है। तो विपरीत प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लोग देखेंगे 26 जनवरी 2001 को एक बहुत बड़ी त्रासदी गुजरात के भुज में भूकंप आया था। रिपब्लिक डे था, मॉर्निंग परेड चल रही थी। बहुत सारे बच्चे तंग गली से जो जा रहे थे परेड के रूप में वहीं दब गए थे, बहुत सारे मकान ढह गए थे। ये एक बहुत बड़ी आपदा भारत में है। इसके अलावा 1999 में उड़ीसा में एक सुपर साइक्लोन आया था। उसके कारण भी हजारों की संख्या में लोग मरे थे और सैकड़ों घर बर्बाद हो गए थे। 26 दिसंबर 2004 को एक सुनामी आई थी। सुनामी को हम देखेंगे TSUNAMI लिख रहे हैं। ये टी साइलेंट होता है, ये जापानी मूल का शब्द है। 2004 में जो सुनामी आई उससे भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु था इंदिरा पॉइंट, वो आज भी जो है पानी के नीचे चले गया, जलमग्न हो गया। और इससे भारत ही नहीं, आपके इंडोनेशिया, श्रीलंका, बार इस तरह से 11 देश जो है भारत के जो है तबाह हुए थे। और इसके अलावा जो है, जो किताब में मेंशन नहीं है, 16 और 17 जून 2013 उत्तराखंड की केदारनाथ त्रासदी और हेमकुंड के अंदर, बद्रीनाथ के अंदर आप लोगों ने देखा किस प्रकार से आपदाएं थी, पूरा क्षेत्र इससे परेशान हो गया था। इसके बाद जो वर्तमान में जो पैंडेमिक चल रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी आपदा है, जिसको हम कोरोना वायरस डिजीज 19 के नाम से जानते हैं, कोविड-19। तो बिल्कुल विपरीत प्रभाव पड़ता है। आप लोग देख रहे हैं पूरे देश की, क्या विश्व की अर्थव्यवस्था थम गई है, विकास कार्य ठप पड़ गए। तो डियर स्टूडेंट, संकट के जोखिम का प्रबंधन दूसरा टॉपिक है, कि हम संकट के जोखिम का प्रबंधन किस तरीके से करते हैं। आप लोग 3 चरण में इसको देखेंगे। पहला है आपका कि जोखिम का पता लगाना और इसका मूल्यांकन करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क एंड इट्स असेसमेंट, मूल्यांकन करना। जोखिम का पता कैसे लगाते हैं हम लोग? जैसे आप लोग पहाड़ी क्षेत्र में देखते हैं, बहुत सारे स्थान पे लिखा रहता है आगे पत्थर गिरने का भय है। तो ये जोखिम का पता लगा करके उसको मैपिंग किया गया, उसका मानचित्रीकरण किया गया है। तो ये भी एक कदम इसका होता है। और बहुत बड़ा जोखिम अगर वहां से गुजरना है तो उस रूट को हम डाइवर्ट कर देते हैं। जैसा आप लोग देख रहे हैं आजकल तोता घाटी में हाईवे का काम चलने के कारण जोखिम का पता चला, उसका मूल्यांकन किया, यहां से गुजरना बहुत खतरनाक है, तो उसको हम डाइवर्ट कर दिया। उसका मूल्यांकन हुआ, असेसमेंट हुआ, यहाँ से गुजरना ही नहीं है, चाहे कितनी सावधानी बरती जाए आपदा आ सकती है, तो उसको डाइवर्ट किया गया है।
सेकंड देखेंगे आप लोग जोखिम को कम करना, और थर्ड आपका जोखिम का स्थानांतरण, रिडक्शन ऑफ रिस्क, और थर्ड वन आपका ट्रांसफर ऑफ रिस्क। तो यहाँ पे मैंने 3 भाग में इसको दिखाया आपको। तो जोखिम को कैसे कम किया जाता है? तैयारी के द्वारा, तैयारी पहले होती है। न्यूनीकरण किया जाता है, मिटिगेशन करते हैं। और अगला है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन कैसा होता है कि परहेज। तो सबसे पहले हम जोखिम को कम करना, इसमें देखेंगे तैयार रहना। तैयार रहने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मैंने कहा मैपिंग ऑफ हैजार्ड्स करते हैं। जो खतरा है उसका मानचित्रीकरण कर देते हैं, उसको हाईलाइट करते हैं, वहां बोर्ड लगा देते हैं लोग ताकि अलर्ट रहे। ये कार्य पहले हो जाता है। जैसे लामबगड़ है तो वहां पे एक बोर्ड लगा देते हैं, आगे पत्थर गिरने का भय है। तो ये पहले होता है जोखिम को कम करने के लिए। अगला है न्यूनीकरण। न्यूनीकरण में हम क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान दें। 2 प्रकार का स्ट्रक्चर हम न्यूनीकरण में देखेंगे। पहला होता आपका, आपको दिख रहा होगा, स्ट्रक्चरल मिटिगेशन होता है। इसको हम हिंदी में कहते हैं ढांचागत न्यूनीकरण। कि वहां पर हमने बोर्ड तो लगा दिया लामबगड़ स्लाइड पे, लेकिन वहां पर हम ऐसे स्ट्रक्चर को बना रहे हैं जो स्ट्रक्चर 12 महीने उस लैंडस्लाइड को रोक पाए। तो वो स्ट्रक्चर है ढांचागत। दूसरा होता है गैर ढांचागत। तो गैर ढांचागत में समुदाय आता है कि हम समुदाय को तैयार रखें, एनडीआरएफ एसडीआरएफ को तैयार रखें। अब अगला है प्रिवेंशन। तो आप लोगों ने देखा होगा प्रिवेंशन, रोकथाम किसी इलाज से बेहतर है। तो ये कैसे किया जाता है? आजकल प्रिवेंशन के लिए जो है कोविड-19 के संदर्भ में चल रहा है। आप लोग भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में न जाएं, अनावश्यक रूप से यात्रा न करें। तो ये प्रिवेंशन है। तो प्रिवेंशन से हम जो है बहुत सारे जोखिमों को कम कर सकते हैं। अगर आप जोशीमठ से बाहर नहीं जाते हैं, दिल्ली महाराष्ट्र में नहीं जाते हैं आजकल, ये गाइडलाइन सरकार के द्वारा जारी की जाती है, तो ये भी जोखिम को कम करने में बहुत मदद करता है। इसको हम परहेज कहते हैं, परहेज रखें। जैसे कोई बीमारी होने की संभावना है तो इस प्रकार के पदार्थों का सेवन नहीं करता जिससे बीमारी लगती है, जो सुविधा दिखाते हैं। तो ये प्रिवेंशन है। नेक्स्ट देखेंगे आप लोग जोखिम का स्थानांतरण। इसको आप लोग देखेंगे जोखिम का स्थानांतरण से क्या तात्पर्य है। जोखिम के स्थानांतरण का तात्पर्य है कि रिस्क को हम कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। एक नई अंतरराष्ट्रीय नीति है आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कि जो आपदा का जो संकट से होने वाले जो हानि है, उस हानि को व्यक्तिगत तथा समुदाय के तौर पे निपटा जाए। अब आप लोग समझेंगे व्यक्तिगत और समुदाय के तौर पे कैसे निपट सकते हैं। यानी जो व्यक्ति उसका सफर कर रहा, पीड़ित है, वो तो उससे निपटेगा ही, लेकिन समुदाय, समुदाय में उसका गांव, उसका देश, उसकी सरकार और पूरा विश्व आता है। तो इसको हम रिस्क ट्रांसफर कहते हैं, सॉरी, ये जोखिम का स्थानांतरण ट्रांसफर ऑफ रिस्क कहते हैं। यानी कि एक व्यक्ति पर आपदा आई थी, उसको ही सहना था, लेकिन पूरे गांव वाले ने उसकी क्या कर दी, मदद कर दी। यानी कि वो लोग भी थोड़ा थोड़ा परेशान हुए, तो उसका जो रिस्क था वो थोड़ा क्या हो गया, बढ़ गया। ये सरल भाषा में। लेकिन इसको हम किस प्रकार से जो है टेक्निकल रूप में समझ सकते हैं। बहुत सारे जो विकसित राष्ट्र हैं वहां पर लोग व्यक्तिगत बीमा कराते हैं, और यहां तक कि फसल का बीमा कराते हैं, जीवों का बीमा कराते हैं। तो जब उन पर आपदा आती है तो वो लोग पीड़ित नहीं होते हैं, बल्कि वहां की सरकार और वो कंपनीज भी जो है उससे पीड़ित हो जाती है। तो यानी जो रिस्क एक आदमी पे आना था, वो रिस्क जो है बढ़ गया। तो इसको कहते हैं जोखिम का स्थानांतरण। हालांकि विकासशील देशों में भी है, ये थोड़ा कम है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने इन सबको जो है एक एक हेडिंग के तौर पे और इसमें कम से कम 3-3 लाइन ये लिखनी है। थैंक यू वेरी मच।